Hello everyone, welcome to Personal Tutor. This is me Priyanshi and now we are going to continue our chapter Federalism. तो अभी तक हमने क्या देखा कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं और जो फेडरेशंस बनती है वो किस किस टाइप से बनती है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, वो एक फेडरल कंट्री है या नहीं। तो इसके लिए हम चेक करेंगे जो हमने फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़े थे उससे। हमें पता है कि हमने फेडरलिज्म के फीचर में हमारा फर्स्ट फीचर देखा था कि जो गवर्नमेंट होती है इट मस्ट हैव 2 और मोर देन 2 लेवल्स। तो इंडिया में भी ऐसा ही है, 2 और मोर देन 2 गवर्नमेंट लेवल्स, यानी सेंटर, स्टेट और बाकी लोकल लेवल्स पर हमारे पास गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब उसने पहली डिमांड तो हमारी पूरी कर दी। सेकेंड थिंग, जितने भी लेवल्स हैं सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होगा। सो यस, इन इंडिया टू जितनी भी लेवल्स है गवर्नमेंट की, उन तीनों लेवल्स पर सबके पास अपना अपना खुद का जुरिस्डिक्शन है और ये जुरिस्डिक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और इसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 लिस्ट बनाई हुई है। 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है? ऐसे मैटर्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, यानी पूरी कंट्री में एक जैसे होने चाहिए, वो सारे आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। और इस लिस्ट पर सिर्फ जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, पूरी कंट्री की जो मेन गवर्नमेंट होती है, वही सारे डिसीजंस लेती है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो होते हैं डिफेंस या करेंसी, और ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। देयर आर अराउंड 97 सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट। सेकेंड लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, और इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है। इसके अंदर आते हैं सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस एंड ट्रेड। थर्ड लिस्ट होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी होती है जो स्टेट और नेशन दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, और इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर वो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर लेती है। लेकिन कई बार अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो गई, लड़ाई मतलब नॉट लाइक ए सिविल वॉर, सिंपली अगर दोनों के पास कोई सिंगल डिसीजन नहीं आ रहा है, तब यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। जैसे घर में मम्मी का डिसीजन फाइनल होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। इसके साथ में एक लिस्ट और ऐड करी गई है अभी, विच इज ऑफ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेसिड्यू यानी जो भी बच गया, जो ऐसे सारे सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अभी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ये सब किसके अंदर आएंगे? तो ये सब आते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के अंदर, और इन सब्जेक्ट्स पर यूनियन गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट भी फुलफिल हो गया कि इंडिया में भी गवर्नमेंट के हर लेवल पर हर गवर्नमेंट के पास अपने अपना खुद का जुरिस्डिक्शन है, और जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। अब हम देखेंगे थर्ड। हमने देखा था कि फेडरेशन 2 टाइप से बनती है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। तो वैसे ही इंडिया भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से बना है, और उसी के कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर्स है। ऐसे ही इंडिया में कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास बाकी स्टेट से ज्यादा पावर्स है। एज वी नो, जम्मू कश्मीर के पास भी थी, और ऐसे से वही नहीं, बहुत सारे और भी स्टेट्स हैं। सिमिलरली कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम पावर होती थी, जैसे कि चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, ये सारे रीजन्स ना बहुत छोटे छोटे। तो इसके कारण क्या होता है, ना तो वो अपने आप को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर पाते हैं अमंग दिस इतने बड़े बड़े स्टेट्स के बीच में, क्योंकि अगर हम देखें कि बहुत सारे बड़े बच्चे खड़े हैं और उनके बीच में कुछ छोटे छोटे 2nd 3rd ग्रेड के बच्चे आके खड़े हो गए, तो आप इजीली 10th ग्रेड वालों को तो पहचान लोगे, लेकिन उनको ढूंढना बहुत
हार्ड होगा। तो इसीलिए और उसी के साथ उन छोटे स्टेट्स को हम बड़ों के साथ भी नहीं रख सकते में, और इसीलिए इंडिया में उन्हें हम यूनियन टेरिटरीज बना देते हैं। और यूनियन और ये जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है। फोर्थ आता है, जैसे कि हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज हो तो उसके लिए दोनों गवर्नमेंट को साथ में आना पड़ता था। दोनों गवर्नमेंट जब तक नहीं बोलती तब तक कोई चेंज नहीं हो सकता। सिमिलर, जब तक लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से कोई बिल या लॉ पास नहीं हो जाता, इंक्लूडिंग द वोट ऑफ ऑलमोस्ट हाफ स्टेट लेजिस्लेटिव, तब तक कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पर भी स्टेट और उसी के साथ में यूनियन दोनों जब साथ में आकर उस चेंज को फाइनलाइज करेंगी तभी जाकर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज होगा। फिफ्थ, जुडिशरी कैन इंटरप्रेट, क्या इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसी के बीच में और उसी के साथ अगर इन दोनों यूनियन और सेंट्रल यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कहीं पर कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं तो उसे भी जुडिशरी रिजॉल्व कर सकती है। ये भी हमने देखा था कि फेडरलिज्म का एक फीचर होता है कि कैसे कोर्ट्स इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट वाज रेवेन्यू, कि दोनों स्टेट्स के पास, कि दोनों गवर्नमेंट के पास अपने अपने फिक्स्ड रेवेन्यू का सोर्स दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ऐसे ही इंडिया में जो टैक्स कलेक्शन होता है रिसोर्सेस को यूज करने के लिए वो भी एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा गया है। और उसी के और एंड विद दैट ओनली द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपने टैक्स कलेक्ट करती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर इज नो वर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो यूज ऑफ द वर्ड फेडरल, कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ वर्ड यूज हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी अलग अलग स्टेट्स को जोड़ना, यूनियन यानी एक साथ आना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन यहाँ पर हमने जैसा देखा कि ये सारे रीजंस को फॉलो करते हुए, जो फेडरलिज्म के फीचर्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए इंडिया बिकम्स अ फेडरल नेशन। So this is all about how we can say India is a federal nation. Now we'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.